हाँ जी बच्चों, देखिएगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर को जहां तक किया था उसके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अपने पास में डीम्ड प्रॉफिट्स एंड देयर ट्रीटमेंट। सेक्शन 41 हमें बताता है कि हमारे प्रॉफिट्स, डीम्ड का क्या मतलब होता है? मान लिया गया। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट्स का पार्ट हम मान लेते हैं। अब इसको एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई इसका मतलब है क्या। हाँ जी सर, तो पढ़ें इसको। रिकवरी ऑफ एनी डिडक्शन, ये सेक्शन कहता क्या? बहुत ही आसान है और बहुत ही लॉजिकल भी है। एक बात बताओ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था बेड डेट रिकवर्ड का, ऐसे ही मान लो आपके पास में एक साल में बेड डेट्स हुए, आपने उसको क्लेम कर लिया, ठीक है जी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाद में वो इंसान तुम्हारे को पैसे देने आ गया, तो जिस साल इनकम टैक्स अथॉरिटी ने तुम्हारे को डिडक्शन दी थी वो तुम्हारा एक्सपेंस माना गया था। अब रिकवर हो गया तो इनकम भी माना जाना चाहिए। तो हम यही कहते हैं, सेक्शन 41 यही कह रहा है, कहते हैं जितने भी तुमने अमाउंट ले रखे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अगर रिकवर्ड हो जाएं तो वो क्या हो जाएंगे सर? वो हमारे इनकम मान लिए जाएंगे, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। देखो अब यही बात यहां लिखी हुई है, कहते हैं डिडक्शन ऑफ एनी लॉस एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी वाज अलाउड इन अर्लियर ईयर, जो पिछले साल में अलाउड था, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। अब सर करंट प्रीवियस ईयर का मतलब समझ गए ना, करंट ईयर जिसमें हम इनकम कमा रहे हैं। एसएससी हैज ऑब्टेन्ड रिफंड ऑफ सच एक्सपेंडिचर or some benefit in respect of such trading liability, remission or cessation of such liability, then such refunded expenditure or remitted seized liability shall be deemed to be the income of SSC। एक और एग्जांपल दे देता हूं तुम्हारे को। तुमने एक साल के अंदर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मान लो ये साल कौन सा था? 2021 था, तुम्हें कोई लॉस हुए, लॉस बाय फायर, तुमने यहां लिख दिए लॉस बाय फायर, कितने के? 50,000 रुपए के। अच्छा जी, अब ना तुम्हारे को 24-25 में इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो ये रिकवर हुआ 50,000 रुपया नहीं, मान लो सिर्फ 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया पर तुम्हारी इनकम नहीं लिखी जानी चाहिए क्या? बिल्कुल लिखी जानी चाहिए। सर ये तो कोई एक्स्ट्रा बात लिखी नहीं हुई, ये तो हमारी वही है जो हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ। हाँ जी बिल्कुल वही है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, अगर ऐसी चीज होगी तो वो टैक्सेबल कब होगी? सर वो टैक्सेबल होगी जिस साल वो हमारे पास में अमाउंट रिकवर हुआ होगा। ठीक है, ये रहो। बताओ अब इसके अंदर कुछ था? अब उसी के ये एग्जांपल्स लिखे हुए, जैसे मैंने एग्जांपल दी ऐसे ही एग्जांपल दिए हुए, आप अपनी बुक में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई खास चीज हो। चलें आगे, कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने? हाँ जी, लिखने की जरूरत नहीं, छोटा सा सेक्शन है, लास्ट में लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। इतना सा ही तो कहता है सेक्शन 41 सब सेक्शन 1, कहता है जो पहले अलाउड था एज एक्सपेंडिचर, अगर रिकवर हो गया तो इनकम माना जाएगा, और उस पर टैक्स लगेगा। कौन से साल में लगेगा? जिस साल रिकवर हो। सिंपल, जैसे बेड डेट्स का एक एग्जांपल ले लिया ना हमने, कोई भी चीज हो सकती है, इंश्योरेंस क्लेम का भी ले लिया। अब ये बैलेंसिंग चार्ज भी मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, आज वो पढ़ा देता हूं। देखो मैंने तुम्हें याद है बताया था कि अगर कोई कंपनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सेक्शन 32 के अंदर हमने पढ़ा था, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है ना, वो अगर अपने एसेट को बेच देती है, तो जहां तक तो उसने उसको पुट टू यूज किया था वहां तक तो वो उसकी बिजनेस इनकम है। अगर उससे भी ज्यादा दाम पे बेच देती है तो वो क्या है? कैपिटल गेन है। देखो तुम लोग ये एडमिट कर रहे हो। हाँ वो तो एक अलग चीज है, वो तो सेक्शन 32 है डेप्रिसिएशन का, जो कहता है कि आपकी चॉइस है। हम यहाँ वो वाली बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ इनकम की बात कर रहे हैं कि अगर अमाउंट रिकवर हो गया बेचने से, किस वैल्यू से ज्यादा? जो उसकी WDV थी,
WDV यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में जो WDV थी उससे ज्यादा पे अगर हो गया तो टिल द अमाउंट इट इज पुट टू यूज इन द बिजनेस इज अवर बिजनेस इनकम एंड रेस्ट अमाउंट इज कैपिटल गेन। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, इसको हम प्यार से नाम दे देते हैं क्या, बैलेंसिंग चार्ज। तो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, आ जाओ पढ़ लें। बैलेंसिंग चार्ज ऑन एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बेसिस का ऑप्शन किसके पास है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास है और किसी के पास नहीं है। इन केस ऑफ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडरटेकिंग, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगी जी, जिस साल ईयर ऑफ ट्रांसफर या फिर सेल है। कुछ था इसके अंदर, ये तो हमने पढ़ा हुआ था पहले। जिस साल वो ट्रांसफर है उसमें दोनों लगाते हैं ना, वो क्या हाँ, अगर एक्सेसिव है तो कैपिटल गेन लगेगा। अच्छा जी, अब ये भी हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, मुझे मालूम था ये दिन आएंगे और मैंने ये पहले से ही पढ़ा दिए थे तुम्हें इफेक्ट्स। आज तो हम बस इनको नाम दे रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हुआ एसेट दो तरीके से बेचा जा सकता है, या तो नए बिजनेस में पुट टू यूज करके या फिर स्ट्रेट अवे। याद आया, पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। हमने कहा, देखो यहाँ लिखा भी है ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 35। हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि साइंटिफिक रिसर्च का अगर यूज किया हुआ एसेट बेच दिया जाता है, जिस वैल्यू पे पुट टू यूज किया था उस वैल्यू तक तो बिजनेस इनकम है, उससे ज्यादा क्या है सर, कैपिटल गेन है। तो ये भी वही बात कहता है। तो ये क्या कहता है, ये पावर जनरेशन के बारे में बता रहा है ऊपर वाला, और ये क्या जनरल बिजनेस के बारे में बता रहा है। बात तो दोनों में सेम लिखी हुई है सर। अच्छा जी, अब रिकवरी ऑफ बैड डेट्स तो मैंने तुम्हें अभी भी बताया है, बताओ इसमें भी कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कहता है जनरली लॉस फ्रॉम बिजनेस। अब ये हम ना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में भी पढ़ेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में भी पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ लिखा है तो देख लेते हैं। कहता है जनरली द लॉस ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते। 13 साल वाला तो बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाने की बात बोली थी कि अगर इनकम टैक्स चाहे तो आपसे पुराने 13 साल के क्या नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकते हैं, वो तो एक अलग चीज थी। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अब इसको भी ना मैं बता देता हूँ तुम्हारे को, अभी आगे जाकर के ना तुम्हें सुना सा लगेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर। अगर हमारा स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी का बिजनेस है ना, तो हम इसके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम 4 सालों तक। और किसके अगेंस्ट, सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही। यानी कि 1 साल लॉस हुआ तो अगले 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और किससे एडजस्ट होगा, सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से। चलो वो बात तो अलग है। अगर हमारा सेक्शन 35 एडी का, वो याद है, स्पेसिफाइड बिजनेस थे बहुत सारे, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, 2 स्टार और मोर का होटल, और 300 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल, एंड बहुत सारी और भी चीजें थी। ठीक है जी, तो सेक्शन 35 बी का अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं सर कि आपके जो लॉसेस है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं इनफाइनाइट ईयर्स के लिए, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बच कौन गया, स्पेक्युलेटिव अलग हो गए, स्पेशल वाले बिजनेस अलग हो गए। ये कौन है, ये जनरल बिजनेसमैन है, मेरे और आपके जैसे। तो ये क्या कहते हैं कि ये कितने सालों तक मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 सालों तक ही कर सकते हैं। इसकी रिस्ट्रिक्शन है सर, 9वें साल में भी अगर अमाउंट रिकवर ना हुआ हो, इट विल बिकम डेड लॉस। यानी कि आज अगर आपका लॉस हुआ है तो इसको अपनी इनकम कमा करके रिकवर कर लो मैक्सिमम 8 सालों तक। हाँ, 1 साल में अगर रिकवर कर पाओ तो ये भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है कुछ, वो देखेंगे बाद में, अभी छोड़ो इसको, अभी जनरल बिजनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, लॉस कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। मान लो तुम्हें इस साल 4 लाख रुपए का लॉस हुआ, अगले साल तुम्हारी इनकम हुई 1 लाख रुपए की, अब लॉस कितना रह गया, 3 लाख। तो 3 लाख रिकवर नहीं हुआ ना, उसको फिर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसे कैरी फॉरवर्ड करते करते कितने साल, मैक्सिमम 8 साल। 9वें साल में भी अगर तुम पहुंच गए तो वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप मेरे से कहोगे सर अगले साल भी लॉस हो गया, तो अगले के फिर 8 साल देखेंगे। लेकिन अगर 8 साल के बाद भी रिकवरी, अगर रिकवरी होगी तो रिकवरी तो दिखाई देना।
मतलब एडजस्ट कर देंगे ना लॉस को। रिकवरी का क्या मतलब है? रिकवरी नहीं रिकवरी का मतलब है अपने लॉस को एडजस्ट कर दो। नहीं दिखा पाओगे ना, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपको। मान लो 1 मिनट के लिए, देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज ये कौन सा ईयर चल रहा है जी? अपना 23-24 मान लेते हैं, ठीक है जी। 23-24 में आपको ना लॉसेस हुए 2 लाख रुपए के, और आपके 8 साल बीत गए, आप इसको रिकवरी नहीं कर पाए। 9th ईयर के अंदर ये लैप्स हो गया, मतलब अब आपकी इनकम हुई है 10 लाख रुपए 9वें साल में। नहीं कर पाए। क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो? नहीं। तो टैक्स किस पे देना पड़ेगा? 10 लाख। बस यही बोला मैं, यही बोला मैं। जैसे कि 23-24 में 2 लाख का हुआ, 24-25 में और लॉस हो गया तो हाँ, 24-25 में और लॉस करवा लो, ये लो 1 लाख रुपए का। तो इसके ऊपर टाइम पीरियड भी चलता जा रहा है। अब यहाँ पे 10 लाख रुपए की इनकम आ गई है ना, अब इसमें से 1 लाख इसका तो ये 8वां साल चल रहा है, हाँ। तो ये 1 लाख रुपए माइनस करो, रिमेनिंग 9 लाख के ऊपर टैक्स दे दो। ये तो हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके। तो हम तो अभी बिजनेस इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। कहते हैं जनरली लॉस फ्रॉम बिजनेस cannot be carried forward after 8 years. However, the loss suffered in the year of discontinuation only. Discontinuation of business का मतलब क्या होता है जी? Finding हमने अभी हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया। ओनली कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41(1)(3)(4)(4)(a) अबव इनकम, जो ये ऊपर हमने पढ़ी है ना, इन इनकम्स के अगेंस्ट। कहता है वैसे तो हम क्या कहते हैं कि हमारे लॉस 8 साल से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, लेकिन अगर हमने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया था ना और हमारी इन बिजनेसेस से कोई इनकम आ रही है, तो हम उन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को जो है अपना इस बिजनेस के अगेंस्ट, बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ये टोटल जो अमाउंट है ना, ये जो सेक्शन 41 सबसेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट। यानी कि रिमेनिंग को हम क्या मानेंगे? इनकम मान लेंगे, जो बच जाएगी एडजस्टमेंट के बाद। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमें टेक्निकली परेशान कर सके। एडजस्टमेंट करने की बात कर रहा है वो। हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब भी आया। अच्छा, लेकिन प्रोविजन थे वहां पे तो पढ़ाना जरूरी है। अच्छा, अब सुनिएगा, एक्सपेंडिचर सेक्शन 43B ये हम कर चुके हैं, ओनली ऑन पेड बेसिस। पढ़ो तो याद आ जाएगा। हाँ जी, सेक्शन 43B याद आया, ओनली ऑन पेड बेसिस। आउटस्टैंडिंग हो तो नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग हो तो नहीं होगा, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ जी, सेक्शन 43A ये आप पढ़ चुके हैं क्या? यस सर। क्या था इसके अंदर? जो कॉस्ट हम निकालते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऐसा था ना। ड्यू टू फॉरेक्स। देखो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, याद है मैंने बताया था, मैंने याद करो, मैंने कहा था एक पर्सन है जिसने की फॉरेन में लोन लिया और उसने फॉरेन डॉलर पे किए, रीपेमेंट के टाइम पे भी फॉरेन डॉलर ही देगा। अब जिस साल इसने क्या नाम है लोन लिया था, उस साल डॉलर का रेट था 64 और जब रीपे किया था तो क्या था 67 हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस था वो इसका एक तरीके का लॉस हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये चीज बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ध्यान से पढ़ो इसको, मैं एक बार फिर बता दूं क्या, याद दिला दूं? सर ये 43(1) लिखवाया था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी वही है। हाँ वही है, उसी के अंदर ही लिखवाया था ये 43(1) के अंदर। आओ एक बार याद दिला देता हूँ, दुष्टों को याद तो रहता नहीं कुछ, घर जाके कॉपी किताबें सब फेंक देते। इधर देखो मेरी बात सुनो, ये मिस्टर एक्स है,
ये भाई साहब गए थे, मिस्टर डी के पास में, और ये कौन से जी, ये फॉरेनर थे, इन्होंने इनसे लोन लिया, लोन लिया और डॉलर दिए, ओ सॉरी डॉलर लिए और रुपीस दिया, ठीक है जी। इन्होंने इसको रुपीस दिए कितने, हमारे पास में $1 जो था वो मिल रहा था परचेज के टाइम पे, परचेज के टाइम पे $1 जो था वो हमें मिल रहा था 64 रुपीज में, ठीक है जी। और इन्होंने इनसे कितने डॉलर लिए जी, $6400 लिए, तो बताओ कितना हो, 64 नहीं 1000, 1000 डॉलर लिए, तो इनको कितने दिए होंगे, 64,000 दिए होंगे। अब इनके हाथ में जो ये $1000 आ गए, उससे इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली है, ठीक है जी। अब ना रीपेमेंट की बारी आई, ये तो था लोन ग्रांटेड, अब रीपेमेंट की बारी आई, और रीपेमेंट के टाइम पे मिस्टर डी को इन्होंने पैसे पे किए, कितने पे किए पता नहीं कितने पे किए, लेकिन रीपेमेंट के टाइम पे $1 जो था वो 67 रुपीज का था, तो इन्होंने रीपे कितने किए होंगे, इन्होंने तो 67,000, 64 क्या पे करे थे, अच्छा ये रीपे थे 64,000, अरे प्रभु वो तो उससे डॉलर ले रहा है और रुपीस दे रहा है, लेकिन लोन लिया ना उसने, हाँ हाँ वैल्यू 64 था, ठीक है। चलो इसको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो हटा देता हूं मैं, चलो हाँ एरो हटा देता हूं। लो अब जब वापस करने लगा तो 67,000 पे करने पड़े उसको, इसको भी हटा देता हूं, 67,000 को भी हटा देता हूं। इसने इसको रीपे किया कितना, $1,000, बात ही खत्म हो गई। लो रुपीज लिख रहा हूं मैं, डॉलर, कितना बढ़िया हो जाए ना अगर ऐसा हो जाए, ठीक है। तो क्या कहते हैं जी, रीपे किए $1,000 ही, ठीक है ओके। अब यहाँ पे ये 67 थे, $67 था, इन दोनों का डिफरेंस कितना था सर, $3 का, $3 का फर्क था, इनटू 1000, तो 3,000 रुपए जो हैं वो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ये मैं कहता हूं। यानी कि ये प्लांट एंड मशीनरी जो मुझे दिखाई दे रही है कितने की, 64,000 की, ये 64,000 की नहीं है, 3,000 और यानी कि 67,000 की मानी जाएगी, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अब देखो यही चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, कहता है इफ बिजनेस ऑफ एसेट, if any business asset is acquired in foreign currency and at the time of payment there is a change in foreign exchange as compared to the date of loan, such difference चाहे वो increase हो या decrease हो shall be adjusted to cost of capital of acquisition of asset section 43 subsection 1। सर उसने लोन तो लिया 20-21 में, मान लो उसने भी वो परचेज भी कर ली 20-21 में, अब डेप्रिसिएशन लगाएगा तो वो 20-21 वाले में लगाएगा। हाँ, वो जो बढ़े हुए अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगा ना, वो रीपेमेंट ऑफ ईयर, रीपेमेंट के ईयर में लगाएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। आज हम खुलासा कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर ये ऑप्शन सिर्फ एक जनरल बिजनेस मैन को अलाउड हो तो क्या साइंटिफिक रिसर्च वाले लड़ने नहीं लग जाएंगे हमसे? तो हमने कहा भैया तुम भी ले लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है।
मतलब ये जो खर्चा है किस किस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ साइंटिफिक रिसर्च में, या फिर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है एसेट परचेज करने में, मतलब वहां मैंने तुम्हें क्या बताया था, एसेट परचेज करने में ही ये ऐड हो सकता है, यानी कि एडजस्ट हो सकता है, प्लस या माइनस। आज खुलासा क्या कर रहा हूं कि सिर्फ एसेट परचेज होने में ही सर आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया, क्योंकि मैं वहां पे तुम्हें कॉस्ट ऑफ एसेट पढ़ा रहा था, ठीक है, तो सिर्फ एसेट के बारे में ही बोलूंगा ना। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो जो 3000 रुपए है ना, वो कहां कहां और एडजस्ट हो सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हो सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हो सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट फॉलिंग अंडर सेक्शन 48 में भी हो सकते हैं, यानी कि आपने अगर कोई कैपिटल एसेट परचेज किया ना तो उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। 48 में क्या था ये आपको कैपिटल गेन में देखना चाहिए। ठीक है जी, और ये कितने तक हो जाएगा, टू द एक्सटेंड ऑफ अमाउंट पेड, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे नहीं लेंगे हम, पेड बेसिस पे ही अलाउड होगा। बोलो जी, बात समझ में आई? अच्छा, अब ये वाली बात तो समझ में आ जाती है कि सर सुनिए, सर ये 3000 रुपए इसमें ऐड हो रहे थे, अगर मान लो इसका रिवर्स हो जाता, वैसे ऐसा होगा नहीं, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, सर वो इनकम हो जाती, वो इनकम में हाँ वो रिकवर हो जाती। तो यहाँ पे क्या, अगर मैं लिख दूं कितना 67 और यहाँ लिख दूं 64, तो वो इनकम हो जाती, यहाँ से 3000 रुपए क्या हो जाता सर, माइनस हो जाता, और यहाँ पे 61,000 आ जाता। अब ये 3000 तो कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या नाम है लग रहा है, अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च पे कोई एक्सपेंडिचर किया होता कितने का, मान लो 50,000 का, तो उसमें से ये 3000 माइनस हो जाता या प्लस हो जाता। हमने फैमिली प्लानिंग पे कोई खर्चा किया है मान लो 70,000 रुपए का, तो 3000 रुपए ऐड या लेस हो जाता उसके अगेंस्ट, या फिर अगर हमने कोई कैपिटल एसेट परचेज किया तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता, सिंपल। तो उनकी वैल्यू को या तो ये बढ़ा देता या फिर घटा देता, ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस बच्ची को ठंड लग रही है क्या बेटा? अगर हम सुबह नहा लेना एक बारी तो ठंडी लगती है, फिर ठंडी लगती है। तो वो आधा उठा है ना, और गीले है ना। 48 फॉर्मेट का है, अब मैं समझ गई। ये देख लो, ये मतलब हम कहते हैं फॉर्मेट जब करते समय ना, सेक्शन 48 निकालते समय हम उसको ऐड या लेस कर देंगे, बस यही तो बोला मैंने, और क्या बोला। चलें अब वापस, हो गई तृप्ति, दूसरे चैप्टर में घुसा दिया मुझे, और वो जो किया हुआ है, वरना कोई दूसरा जरूरत है तो भगा देते हैं, तो चलिए आप। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, पता नहीं। ठीक है। तो अब तसल्ली हो गई कि सेक्शन 48 क्या बोलता है। अच्छा, तभी कहता हूं पढ़ लिया करो घर जाके। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग बेसिस पे नहीं लेना हमने, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, चलें आगे। अच्छा, अब हमने है ना सेक्शन 43CA पढ़ रखा है, क्या है सेक्शन 43CA के अंदर, जल्दी से बता दो। अच्छा, वो स्टॉकिंग ट्रेड में मैंने ये बोला था कि अगर आपकी SDV जो है, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस ऑफ सेलिंग लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी, ठीक है, और आपकी SDV जो है वो ज्यादा है 110% से ऑफ आपके सेल्स कंसीडरेशन, सेल प्राइस, तो हम क्या ले लेंगे, SDV को आपकी सेल वैल्यू ले लेंगे। ये हमने कैपिटल गेन में भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ा था कुछ क्लास पहले। तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे मान लो हमारी SDV है 1 करोड़ रुपए और हमारा जो है
जो हमारा सेल प्राइस है वो है 85 लाख रुपीस, ठीक है। तो 85 लाख रुपीस का 110% निकालो जल्दी से, नहीं होगा। पहले निकालो 10%। 110%, 10% नहीं 110%, यानी कि आप इसको कैसे करेंगे 85 lakhs 110 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है ये? सर आपने तो डायरेक्ट उसको बता देना, नहीं, इसको निकालो 1 करोड़ का -10%। हाँ तो आप मेरे को बताइए, ये वैल्यू तो बता दीजिए। 93 लाख 50,000 शॉर्टकट बता रहा हूं ना आज, कुछ तो डिफरेंट बताऊं, ठीक है। 93 लाख 50,000 से ज्यादा है 1 करोड़ नहीं, कम है। या कम है? कम है। हाँ कौन सा ज्यादा है? 1 करोड़ ज्यादा है। 1 करोड़ ज्यादा है ना, तो सेल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़। अच्छा, यानी कि सर ये तो वही वाला सेक्शन हो गया, सेक्शन 50C, हाँ जिसके अंदर हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था। हाँ ये सेम वही तो है। अगर आप खुद बेचोगे तो 50C लग जाएगा, और अगर आप एज अ बिजनेसमैन बेचोगे तो 43CA लग जाएगा। अच्छा ऐसा है। वही तो है ये। अच्छा अब एक और केस देख लो, मान लो हमने इसको बेचा, इसकी सेल वैल्यू थी 1.25 करोड़, हाँ तो वही ले लेंगे। ठीक है जी, और इसकी एसडीवी जो थी वो 1 करोड़ थी, तो बेटा 43CA पिक्चर में ही नहीं आएगा। क्योंकि वो पिक्चर में कब आता है? जब वो उससे कम होता है। कम लेंगे क्या फिर लेंगे तो यही ना, ओ सॉरी लेंगे तो यही ना, हाँ तो फिर तो जनरली हो गया ना ये कि विच एवर इज हायर। अच्छा थर्ड केस जरा मेरे को बताना। सब पिक्चर में नहीं आएगा तो उसकी बिजनेस इनकम नहीं। अरे बेटा पिक्चर में 43CA और 50C जो है वो पिक्चर में तब आता है जब कोई पर्सन अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को कम दामों पे बेच देता है। समझ गए। अच्छा तो देखो सेल वैल्यू कितनी थी, मान लो 90 लाख, और एसडीवी कितनी थी 1 करोड़। सर 90 पे 99 ऐसे आप नहीं बोलेंगे, पहले आप मेरे को इसका 110% बताइए 99 लाख। कितना आया? 1 करोड़ ले 99 lakhs आ गया ना इसका 1 करोड़ लेंगे। 110%, 99 lakhs आ गया। और 99 lakhs या फिर 1 करोड़ क्या लेंगे? तो एसडीवी ले लेंगे 1 करोड़ सर इज सेल वैल्यू। अगर हम एसडीवी का 1 करोड़ को करते हैं 10% कम, तो फिर वो 90 लाख में रकम ले सकते हैं। हाँ सेल वैल्यू से हम एसडीवी का क्यों करेंगे? हम किसका करेंगे? सेल वैल्यू का। देखो मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो ना, जो हम कहते हैं कि वो जो 10% है ना उसकी जो है ना वो अप एंड डाउन हो सकता है। हाँ अप जाएगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, डाउन जा सकता है कितना? सिर्फ 10%। ये तो डाउन किसका देंगे? एसडीवी का ही सेल वैल्यू का। ये सेल वैल्यू और जब हमने सेक्शन 50 का एसडीवी का नहीं देखा। हम उधर की तरफ से देख रहे थे। अच्छा कैपिटल गेन में एसडीवी का लेता है उसमें सेल नहीं इस उसको भी ऐसे ही ले सकते हो, उसको भी ऐसे ही ले सकते हो। अच्छा जी चले फिर एग्जांपल्स एग्जाम्पल लिखना चाहते हो? लिखवाया था मैंने उसे, चेक कर लो अपनी कॉपी में। ये तो है सर, इसके क्वेश्चन भी है बहुत सारे। हाँ चले आगे। हाँ जी सेक्शन 44A क्या कहता है? डबल ए सेक्शन 44AA ये कहता है हमारे को है ना कंपलसरी मेंटेनेंस करना बुक्स ऑफ अकाउंट का। बुक्स ऑफ अकाउंट का मेंटेनेंस करने का मतलब क्या है कि हमें किस तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फैन नहीं, फैन ज्यादा हो जाएगी। ये तुम कितने छोटे बच्चे हो, चलाओ उसको। कभी एसी बंद कर दो, कभी फैन बंद कर दो, कभी कुछ कर दो, कभी ठंड लग रही है। तो मुझे रोज ही लगती है, आंखें कुछ ज्यादा लग रही है। स्वेटर पहन के आया करो, कंबल भी लेके आया करो। कभी कभी ठंडा होने वाली है, इससे यही पता तो देखो चिपक के भी वहीं बैठना, इधर बैठ जा बेटा, बहुत ज्यादा थी वहां दोस्ती नहीं निभाई जाएगी।
ठीक है। है आप चुप कर जाओ बस, सुनो मेरी बात। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ा रहा था मैं, हाँ, 44 डबल। कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो बिजनेस करते हैं और जो प्रोफेशन करते हैं, जो प्रोफेशनल है। हम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रहे हैं। बिजनेसमैन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, कैसे? उसे उसकी वो देखकर कैपिटल कितने लगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या कि कितने तरीके के बिजनेसमैन है हमारे पास? नहीं कर सकते। तो इन्होंने पहले ही हाथ जोड़ लिए कि जी नहीं, बिजनेस जनरल है, मतलब यानी कि एक जो हमारे पास में है बिजनेसमैन जो कि बीड़ी बना रहा है वो भी बिजनेसमैन है, और जो कार बना रहा है वो भी बिजनेसमैन है। ठीक है जी। आप विद द एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं या फिर विदाउट एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन। हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोफेशनल है ना, वो दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। तो बच्चों जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो कौन होते हैं? जो एक मेंबरशिप के अंडर काम कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, जैसे आप लोग जब डॉक्टर बन जाएंगे, या आप लॉयर बन जाएंगे, बहुत कुछ बन सकते हो। जरूरी थोड़ी है सीए करने के बाद हम डॉक्टर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। हाँ, तो कर लेना, क्या दिक्कत है, एक ही जिंदगी है, 11th 12th में साइंस होनी सब कुछ बनाना। तो दोबारा कर लेंगे 9th 10th, क्या हो गया, 8 9 10 जो भी हमें करना है। इतने में भी पागल नहीं हो तुम? अच्छा चलो ठीक है, फिर नहीं हो तो बढ़िया है। पीएचडी कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएगा। हाँ, वो पीएचडी वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन यहाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, मजाक की बात छोड़ो, कहने का मतलब जो मेंबरशिप के अंडर काम करते हैं, आपको पता है कौन कौन लोग हैं। और एक होते हैं ये नॉन प्रोफेशनल, क्या नाम है, नॉन प्रोफेशनल कह रहा हूँ, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। जैसे आपका कॉबलर हुआ, जैसे आपका टेलर हुआ, जैसे आपका बार्बर हुआ, ये प्रोफेशनल है ऑब्वियसली। बाल कटवाने जाते हो जब आप, हाँ, वो ना, तो वो क्या कर रहे हैं? हाँ, वो जो रास्ते में बैठा था पेड़ के नीचे बनाएंगे। हाँ, तो वो भी प्रोफेशनल है। सर इंजीनियर्स भी इसमें आएगा, इंजीनियर्स भी आ जाएंगे। एम्प्लॉय एम्प्लॉय बेटा ना बिजनेसमैन है ना प्रोफेशनल है, वो सैलरीड क्लास है। वो इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं और इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ना दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, प्रोफेशनल को और बिजनेस की कोई कैटेगरी हम बना ही सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? बस यही समझाना था। सुनो जी, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, मतलब समझ गए ना, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ? मेंबरशिप है आपके पास में। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल अगर आप हैं और आपका ग्रॉस रेवेन्यू या फिर ग्रॉस रिसीट अगर ज्यादा है 1.5 करोड़ रुपए से हर साल पिछले 3 सालों में, तो आपको क्या बनाना है जी? बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि रेफर किए गए हैं 6F में। अब तुम सोचोगे पता नहीं कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट है ये जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट है, ओ सॉरी, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट है जो आप अपने अकाउंट्स के अंदर बनाते हैं। कैश बुक, लेजर, अक्रम धक्रम, ये सारी चीजें जो भी अकाउंट्स के अंदर आज तक बनाते हुए आ रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं है। यानी कि हम ये कहते हैं कि भाई साहब, अगर आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, सीए, डॉक्टर, सीएस, लॉयर, तो आपकी अगर ग्रॉस रिसीट, मैंने ग्रॉस रिसीट बोला, इनकम नहीं बोला, ग्रॉस रिसीट आपकी अगर ज्यादा है 1.5 लाख रुपए से पिछले 3 सालों में हर साल, इन ऑल लिखा है, ध्यान से देख लेना, इन ऑल द लास्ट 3
ईयर्स प्रीसीडिंग देन दिस प्रीवियस ईयर, तो आपको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम अकाउंट्स के अंदर बनाते हैं वो बनाने पड़ेंगे, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं उसको। अच्छा जी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सर ऐसा कौन होगा जो 1.5 लाख भी नहीं कमा रहा होगा? हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं जनवरी के अंदर नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मेरे पास अभी काम ही नहीं है, छोटे मोटे काम कर रहा हूं अपने लिंक्स के हिसाब से। तो मेरी जो क्या नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से, मेरे को ऐसा अनुमान है, यानी कि मेरे को ऐसा अंदेशा है कि मैं 1.5 लाख से नीचे का ही ग्रॉस रेवेन्यू होगा मेरा, ग्रॉस रेवेन्यू कह रहा हूँ, ग्रॉस रिसीट होगी। Yes, sir. तो हम क्या कहते हैं जी, हम क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे अपने Documents. जो नॉर्मल क्या नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट थे, जिससे कि हम सिर्फ ये बता सकें कि हाँ हमने कितनी इनकम कमाई है। तो हम कहते हैं अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं तो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट या तो 1.5 लाख से ऊपर होगी या 1.5 लाख से नीचे होगी। अगर 1.5 लाख से ऊपर होगी तो हमें क्या चेक करना है, सारे 3 साल, पीछे के सारे 3 साल, हर साल में चेक करना है कि क्या गई है ऊपर 1.5 लाख से हर साल। तो हम क्या बनाएंगे जी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम अकाउंट्स में बनाते हैं, यानी कि स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं और ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख तक है या उससे नीचे है, इन एनी ऑफ द लास्ट 3 ईयर, किसी भी एक साल में, एक में या तीनों में, अगर नीचे है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे जिससे कि असेसिंग ऑफिसर हमारा पता लगा सके कि हमने कितना कमाया है। यानी कि जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट याद करो, हम लोग क्या बनाते हैं, टूटे फूटे बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि हमारे ना बुक्स ऑफ अकाउंट वो नहीं होंगे कि जो कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, और क्या नाम है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो नहीं होंगे, ऐसे वाले नहीं होंगे। लेकिन जैसे भी होंगे इतने खराब नहीं होंगे कि क्या नाम है असेसिंग ऑफिसर उससे हमारी इनकम भी पता ना लगा सके। 1.5 लाख हमें प्रेजेंट करंट ईयर की चेक करने में 1.5 लाख से कम हुई तो हम चेक नहीं करेंगे। गलत जा रहे हो बेटा, 1.5 लाख करंट ईयर की नहीं, करंट ईयर से पिछले 3 सालों की चेक करो। पिछले 3 सालों की देखो अच्छे से पढ़ो उसको, जल्दी में मत रहा करो। सर पहले बिजनेस देखो, प्रोफेशन देखो, फिर प्रोफेशन में स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड देखो, उसके हाँ बाद ये सब। हाँ, मतलब बंदा कौन है, अगर वहां लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या मानोगे? दोनों को पहले मैंने आइडेंटिफाई करना बता दिया ना, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन से होते हैं, पढ़ लेना। अच्छा जी, अब ये तो था स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। अब बात आती है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन की, ठीक है। तो देखना यहाँ क्या लिखा हुआ बी पॉइंट के अंदर, पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट विच विल एनेबल एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट देयर इनकम। यानी कि टूटे फूटे बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे भी तुम बना सकते हो जिससे कि वो चेक कर सके। अब ध्यान देना जरा बातों पे, कहता है अगर आप एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर एक इंडिविजुअल है जो कि चला रहा है क्या, बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। इसको यहां से काटो, कट से काटो इसको, ये लो। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं होता, बिजनेस तो कुछ होता ही नहीं, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स होता है, ठीक है जी। तो मैंने इसको काट दिया, बिजनेस और प्रोफेशन, कौन सा वाला, नॉन स्पेसिफाइड। हाँ मत लाया करो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक ही दिन लिख लेना सारे करेक्शन, सारी वीडियोस देख करके नालायक, ठीक है जी। तो ये वैसे तुम्हारे को समझ में आ जाएगा अगर तुम दिमाग पर जोर डालोगे कि बिजनेसमैन तो नॉन स्पेसिफाइड होता है, नहीं स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड कौन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है जी। तो अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है, मैं ना बाकियों की बात नहीं कर रहा अभी, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी कि मैं कौन हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरे बिजनेस का नाम क्या है, मेरे बिजनेस का नाम है
मिस्टर एज शॉप, मिस्टर एक्स शॉप, या फिर मैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हूं जैसे MDH मसाले, ठीक है जी, उनके लिए है। ठीक है सर। अच्छा, मेरी इनकम, इनकम पता है ना कैसे निकलती है? मैंने ग्रॉस रिसीट नहीं बोला आपकी बार, इनकम बोला है, इनकम। हाँ, इनकम बोला है। इनकम मतलब मेरे नेट प्रॉफिट्स। ठीक है जी, मेरे अगर इनकम है किससे ज्यादा है, कितने से? 2.5 लाख रुपए से, 2.5 लाख रुपए से, या फिर मेरी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट। अब ग्रॉस रिसीट किस में देखूंगा जी? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में देखूंगा। ठीक है जी, अगर ज्यादा है कितने से? 25 लाख से। तो अगर तुमने, सुनो मेरी बात ध्यान से, बिजनेसमैन की इनकम देखनी है तो कितनी देखोगे? 2.5 लाख। बिजनेसमैन की टर्नओवर देखनी है तो कितनी देखोगे? 25 लाख। बिजनेसमैन की सेल्स देखनी है तो कितनी देखोगे? 25 लाख। और अगर प्रोफेशनल्स की है तो प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसीट देखोगे कितनी? 25 लाख। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ग्रॉस रिसीट जो है वो आप बिजनेसमैन की देख लो? नहीं सर, बिजनेसमैन तो टर्नओवर कमाता है, सेल्स कमाता है, इनकम कमाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इनकम को देखेंगे तो कितनी? 2.5 लाख से ऊपर, और टर्नओवर को देखेंगे तो कितनी? 25 लाख से ऊपर। सेल्स को देखेंगे, सेल्स टर्नओवर ही तो होता है, और ग्रॉस रिसीट को देखेंगे तो 25 लाख से ऊपर। ग्रॉस रिसीट का मतलब क्या होता है और सेल्स का मतलब क्या होता है? जो हमने एक्सपेंस निकालने से पहले रखा हुआ, जितने हमें रिसीव हुआ। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, मैं भी एक टीचर हूं, मैं टीचर हूं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मान लो आप लोग मेरे क्लाइंट हो, तो मेरे को अगर आपने जो फी दी है वो 25 लाख से ऊपर है बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, ठीक है जी। चलो, बीच में लाइट चली गई थी, अब आ गई है, दोबारा से चेक करते हैं इसको क्या लिखा था। ठीक है, तो हमने ये देखा, कहते हैं कि ना अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ होगा तो हमने क्या देखना है जी? इनकम है तो 2.5 लाख, और अगर टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, या फिर अगर बात हो रही है किसकी? सेल्स की, तो हम क्या बोलेंगे जी? 25 लाख। अगर, अब इसको है ना अपना क्राइटेरिया बना लिया आपने, और कौन से साल में? जरा इसको देखो, इन एनी ऑफ द 3 लास्ट 3 ईयर्स। वहां पे क्या था? ऑल द, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ था? ऑल द लास्ट 3 ईयर्स। अब यहां क्या लिखा हुआ? एनी वन ऑफ द लास्ट 3 ईयर, यानी कि पिछले 3 सालों में से किसी भी साल अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर, या सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 25 लाख से ऊपर चली गई, तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे जी? आपको बनाने पड़ेंगे स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर ये हमेशा चलता रहेगा ना, इसके बाद चलता रहेगा ना सर? हाँ जी, वो तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, ये तो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, दोनों अलग-अलग है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अगला देखो, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। देखो बात वही लिखी हुई है, देखो दोनों में ही मोर देन, इनकम मोर देन का साइन है, टर्नओवर मोर देन का साइन है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग क्या है? यहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ था, और यहाँ पे क्या है? पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है ना? ओके, तो हम क्या कहते हैं कि कहते हैं कि ना नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस। अब ठीक लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं, क्या देखना है हमें? 1,20,000 या फिर 10 लाख इन एनी वन ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर होंगे तो उसके लिए क्या है? 2.5 लाख इनकम का, और अगर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ होंगे तो उसके लिए क्या देखना है? 1,20,000 इनकम का। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ होंगे तो क्या देखना है जी? टर्नओवर का 25 लाख या ग्रॉस रिसीट का 25 लाख, और अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ होंगे तो 10 लाख। ये लिमिट्स याद करनी पड़ेगी। ये लिमिट है, हाँ, लिखवा दो। 2.5 लाख 25
अरे पर्सन अदर देन लिखा है भाई, कह रही एचओ दोनों जगह। ठीक है जी, अच्छा बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। ये दोनों चीजें सेम ही है, बस अलग अलग लोगों के लिए हैं। अच्छा जी, अच्छा और जो बाकी लिखे हुए हैं ना 2 पॉइंट ये वाले, ये तीसरा और चौथा, ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब हम ये सेक्शंस पढ़ लेंगे जो इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है जी, जो ये दिए हुए ना सेक्शन, जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे ना तब तक। हाँ सर। ठीक है, आ जाओ चलो लिख लो। पीछे वाले तो सब लिख चुके हैं। वो डॉलर वाला स्टार्टिंग में है सर के ऊपर था सर। इसके बाद लिखो फटाफट से अगर लिखना। सर आप लिखवा देना अपने उसमें। ये एक एक लाइन में लिखा हुआ है। सर वो कह रही है हम लिखे आप ना लिखवाए। शॉर्ट नोट्स में लिखवा देना ब्लैंक चाहिए। सर। सर एक बार लो जी, ये बना दिया है। सेक्शन 44 डबल ए क्या कहता है? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है या फिर बिजनेस या फिर और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। तो जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको मैंने यहाँ लिखा दिया है। ये डायग्राम आप बना सकते हो। 1.20 lakhs है। हो गया जी? अभी देखो सर मतलब कि स्पेसिफिक बुक के बाद ये एरो मतलब कि सेम लाइन में लेते हैं। हाँ जी, तो दोनों के लिए सेम रूल है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, चले आगे। जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा वो इसको पॉज करके तब कर ले। अच्छा, बाकी 2 को मैंने अभी छुड़वा रखा है, 3 और 4 को। यहाँ पे ना स्पेसिफिक प्रोफेशन का मतलब बताया हुआ है, और सेक्शन 6F में जो आती है उन बुक्स ऑफ अकाउंट को बताया गया। तो ये वही है जो आप अकाउंट्स में बनाते हो। देखो, कैश बुक, लेजर, जनरल, कार्बन कॉपी ऑफ बिल्स या फिर रिसीट, अगर उसकी वैल्यू 25 रुपए से ऊपर है, 25 रुपए। ठीक है जी। इफ सच बिल एंड रिसीट आर नॉट इशूड, पेमेंट वाउचर प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द person incurring the expenditure provided the amount is more than equal to 50 rupees। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम कंपनी के अंदर बनाते ही हैं। ओके, एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? मेडिकल प्रोफेशनल की, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह के लिए उनको डेली रजिस्टर फॉर्म करना पड़ेगा। आप देखते हो जब कोई किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो अपना एक आपका नाम लिखता है, आपको क्या परेशानी है वो लिखता है, और क्या ट्रीटमेंट दे रहा है वो अपने पास भी लिखता है। ठीक है जी, ऐसे नहीं होता कि सिर्फ वो कान में हेडफोन लगा के आपका सुन रहा होता है दिल। हेडफोन तो म्यूजिक ही बजता रहता है आपके दिल में हमेशा, पढ़ाई तो होती नहीं। अरे सर तो वो हेडफोन लगाता है सुनने के लिए। अच्छा खैर, तो हम क्या कह रहे हैं? तो अगर वो एक डॉक्टर है तो उसको क्या करना पड़ेगा जी, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल है, तो उसको डेली रजिस्टर भी बनाना पड़ेगा, एक केस रजिस्टर। और किसी भी तरीके की कोई इन्वेंट्री अगर वो लिखता है अपने पास में किसी स्टॉक के अंदर या मेडिकल के या कंज्यूमेबल स्टोर के, तो उसका भी उसको जो है
फर्स्ट और लास्ट डे का प्रीवियस ईयर का और मतलब पूरे साल का उसको ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियसली जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ना, ये तो सभी लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, और नॉर्मली ये 6F के अंदर आने वाली चीजें जो है ना, हर कोई फॉलो करना चाहता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि एविडेंस ना देने की वजह से उसके ऊपर टैक्स लग जाए, क्योंकि ये खर्चे तो सबके पास ही होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को, अगर बिजनेस या प्रोफेशन नया नया है तो हम एस्टिमेशन बेसिस पे काम करते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना इस बात को। एस्टिमेशन बेसिस पे काम करते हैं का मतलब क्या है कि मान लो मैं जनवरी के महीने में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, 31 मार्च तक मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। अब मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हूं, तो मेरी ग्रॉस रिसीट मेरे को अंदाजा है कि 2.5 लाख को एक्सीड कर जाएगी, ठीक है ना। 1.5 लाख की सर, 2.5 लाख। अच्छा, आओ दिखा दूं। 1.5 लाख तो नहीं थी, इतनी जल्दी भूल गए। स्पेसिफिक की 1.5 लाख की। हाँ स्पेसिफिक, ओहो अच्छा अच्छा, नॉन स्पेसिफाइड। अब ये भी मैंने बनाया भी 1.5 लाख थी पिछले 3 सालों। हाँ शाबाश शाबाश, मैं भूल गया, ठीक है। सुनो, 1.5 लाख से ऊपर होगी ऐसा मैंने क्या नाम है अंदाजा नहीं लगाया था, हाँ नहीं लगाया, ठीक है। तो मैंने क्या बनाए होंगे, अपने जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट बना लिए होंगे, यानी कि कोई भी कैश बुक, रजिस्टर, ये सब मेंटेन नहीं किया होगा। और बाद में क्योंकि मेरे पीछे के 3 साल तो थे ही नहीं, तो एस्टिमेशन किसका लगाता, उसका एक्चुअल किसका पता लगता, तो एस्टिमेशन बेसिस पे लगाना था। और मैंने एस्टिमेशन लगाया कि मेरा जो था ना वो 1.5 लाख को एक्सीड नहीं करेगा, यानी कि ऊपर नहीं जाएगा, 1.5 लाख के अंदर ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा इतने कम महीने बचे हुए हैं, साल खत्म होने में सिर्फ 3 महीने का टाइम है। लेकिन ये 1.5 लाख को ऊपर चला गया, 1.5 लाख से ऊपर चला गया, तो मुझ पे लग जाएगी पेनल्टी। लेकिन अगर मैंने ये सोचा था, अगर मैंने ये सोचा था कि हाँ 1.5 लाख से ऊपर चला जाएगा मेरा ग्रॉस रिसीट, और मैंने उसको सोचते हुए स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट बना लिए, तो मेरे पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा अब एक बात बताओ कि मैंने ये सोचा था कि 1.5 लाख को एक्सीड कर जाएगा और स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए थे, और ये 1.5 लाख को एक्सीड नहीं किया, तो क्या पेनल्टी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना एक अच्छी बात है। अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूं और आप 4 करके आ जाएं, मतलब सपना ले रहा हूं मैं ऐसा, तो मैं आपको पनिश नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने आपको बोला 2 क्वेश्चन करके आओ और आप 1 करके आए, तो पनिश जरूर करूंगा। स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट जो है अच्छा सिस्टम है। अच्छा कृपया ध्यान दें, कंपलसरी ऑडिट, कंपलसरी ऑडिट का मतलब क्या है कि किस बंदे को कंपलसरी ऑडिट करवाने होंगे, किस पर्सन को, सबको नहीं करवाने होते, किसको करवाने होंगे। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कहता है एक पर्सन जो कि एक बिजनेसमैन है, अगर उसकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है, अब रेफर कुछ और भी लिखा हुआ है नीचे, वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। 1 करोड़ से ऊपर कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है और उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है, तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने पड़े। पीछे वाली लिमिट सेक्शन की किस लिए थी बताना जरा, 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाने हैं, और ये क्या है ऑडिट है, दोनों अलग है, ठीक है ना। अच्छा कहता है अगर प्रोफेशनल है हम और हमारी ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाती है कितने को, 50 लाख। सर इसके लिए कम क्यों है? क्योंकि है ना बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का बिजनेस
चलेगा या नहीं चलेगा, टर्नओवर होगी या नहीं होगी, ये पक्का नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल के प्रोफेशन चलेंगे ही चलेंगे। कोरोना के टाइम पे क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट चुपचाप बैठे हुए थे? नहीं, तो आप भी बताया था सबसे ज्यादा उन्होंने कमाई की। क्या डॉक्टर्स चुपचाप बैठे हुए थे? नहीं बैठे हुए थे, ठीक है जी। अच्छा, लॉयर्स भी खाली नहीं बैठे हुए थे। कैसे? लॉयर्स ऑनलाइन केस लड़ रहे थे, ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी। जुडिशरी को कैसे रोक सकते हो आप? सही बात है वो सर, कोर्ट के ड्राफ्ट कैंसिल होए करने ना का होए। लॉयर मुझे सरकार की- जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे ना, ऐसे उनकी ऑनलाइन हियरिंग्स हो रही थी, जिसकी वीडियोस अब कभी कभी रिलीज भी होती हैं, नहीं देखी आपने? हाँ, वो फेसबुक पे वही चीजें आती हैं जिसमें इंटरेस्ट होता है, मेरे पास आ जाती हैं ऐसी चीजें। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को तो वो टिकटॉक वाली वीडियोस आती हैं। सर, ये डायरेक्टली टोन मार डोंट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा खैर कोई बात। वो आपकी पंजाबी शायरी ना सुनाना कुछ हाँ, केड़ा तीनों सुनाना दूनू नहीं, हाँ वही। अच्छा सुनो सुनो, छोड़ो छोड़ो, अब वापस आते हैं अपने पास में। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ ज्यादा लिमिट दे रखी है ना इसको, लेकिन प्रोफेशनल को पहले ही पकड़ लेंगे। 50 करोड़ को 50 करोड़ कह रहा हूँ, 50 लाख पर ही पकड़ लेंगे। अच्छा जी, अब ये ना मैंने सेक्शंस आपको पढ़ाए ही नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन ना मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ आपको। ऑल्दो मैंने ये नहीं पढ़ाए हैं और ये मुझे अभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ऐसा होता है, ये प्रेजेंटिव इनकम के सेक्शंस हैं, जिसको कि अभी देखेंगे थोड़ी देर में। प्रेजेंटिव इनकम के अंदर क्या होता है? प्रेजेंटिव इनकम के अंदर ये होता है कि हम ना थोड़ा थोड़ा टैक्स लेते हैं किसी से, और थोड़ा थोड़ा टैक्स लेते हैं तो ना हम उनको ना रिबेट देते हैं, छूट देते हैं। हम कहते हैं टैक्स आपको हैवी नहीं बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, थोड़ा सा टैक्स ही दे दो। होगा ठीक है जी, और हम उनको ना कुछ रिलीफ देते हैं, और सामने वाला पर्सन अगर कुछ ज्यादा रिलीफ लेना चाहे ना तो उसको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ जाता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी जब तक ये सेक्शन नहीं पढ़ेंगे। बिजनेस प्रोफेशन दोनों हाँ, बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा नहीं, टेंशन मत लो, मैंने इसको पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि मैं जब तक ये तुम्हें बताऊंगा नहीं कि ये क्यों लिखे गए और उसके पीछे कारण क्या थे, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा सेक्शन 44 AB के अंदर, केवल एक बात पढ़ा कि अगर आप बिजनेसमैन है और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो सर जी आपको टर्नओवर कराना पड़ेगा, एंड इफ यू आर प्रोफेशनल तो 50 लाख की लिमिट है। याद हो गया? बस ना हम 44 AD को जानते हैं, AE को जानते हैं, ना AF को जानते हैं। AF तो खैर कट चुका, मजा आया सुनकर। अच्छा खैर चलो, अब ना यहां पे ना रेफर बिलो कुछ लिखा हुआ था, ये रहा। देखो एक अमेंडमेंट डाली गई है फाइनेंस एक्ट 2020 से, कहता है 1 करोड़ की जो लिमिट है वो 5 करोड़ की हो जाएगी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अरे वाह, ये तो बढ़िया, यानी कि 5 करोड़ तक आपको कंपलसरी ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो। 5% का गेम है यहाँ पे, देखना जरा क्या है। कहता है अगर आपकी टोटल कैश रिसीट इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज लेस देन 5% ऑफ टोटल रिसीट्स। मतलब समझ में आई? हम क्या करना चाह रहे हैं? आपकी कैश को डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं। कैश को डिमोटिवेट करके क्या होगा? सारी चीजें बैंक से होंगी तो वाइट हो जाएंगी। उसके पीछे मंशा समझो, अगर समझोगे ना लॉ अपने आप याद हो जाएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम एक बिजनेसमैन को ना पकड़ना। बिजनेसमैन क्या करना चाहता है? एक बात बताओ, किसी भी बिजनेसमैन के पास आप जाते हो, मान लो आप ये कंप्यूटर की बड़ी मार्केट है सामने, यहाँ पे आप जाते हो, आप अगर 500 का नोट हाथ में दिखाओगे ना, पेन ड्राइव चाहिए भैया 500 रुपए ये लो, और दूसरी जगह आप दिखाओगे सर चेक लो, सर यूपीआई से करता हूँ, किसको प्रेफरेंस मिलेगी? कैश वाले। वो चाहता है कैश आए उसके पास। तो इस चीज को सप्रेस करने के लिए, डिप्रेस करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए हमने क्या बोला? अगर आपकी कैश रिसीट जो है वो टोटल कैश रिसीट के 5% से कम है, यानी कि अगर टोटल कैश में, अगर टोटल रिसीट में अगर आप क्या लेते हैं 100 रुपया लेते हैं और आपकी कैश वाली रिसीट जो है वो 4 रुपया है, 5 से कम होना चाहिए, 4 रुपया है, देन इट्स ओके,
देन इट्स और ओवर। अगर 5 है सुनो लेस देन 5 लिखा है तो 5 पे तो फिर हम बीच में आ गए ना। आप ये भारत पाकिस्तान की सीमा में क्यों खेलना चाहते हैं हमेशा? नहीं तो पूछ रहा हूं। लेस देन लिखा है ना, वहां पे इक्वल्स टू का साइन तो है ही नहीं बेटा, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या बोलता हूं मैं, आगे कहता हूं अगर टोटल कैश पेमेंट, अब रिसीट के अगेंस्ट क्या होती है जी? पेमेंट होती है। तो कहता है अगर आपकी कैश पेमेंट जो हैं वो टोटल पेमेंट के 5% से कम है, अगर ये दोनों कंडीशन, इसका मतलब सर जी आपने जो सप्लायर को दिया वो कैश में दे सकते हो लेकिन सिर्फ 4%, 4.5%, 4.99%, 5 पे आते ही काम खत्म, फिर ऑडिट करवाना पड़ेगा। फिर ऑडिट करवाना पड़ जाएगा 1 करोड़, 1 करोड़ पे आपको 5 करोड़ तक जाने दे रहे हैं। अगर आपने जितनी भी, अब देखो दोनों को मर्ज कर देता हूं, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस है ना वो आपकी टोटल ट्रांजैक्शंस का अगर 5% से कम है तो मजा आया। बिजनेसमैन को रोका जा रहा है कैश ट्रांजैक्शंस करने से, क्यों? क्योंकि जैसे ही सारा का सारा व्हाइट में आ जाएगा इसको पकड़ना और आसान हो जाएगा। बात समझ में आई? तो सर उस ऑडिट का वो वही खत्म हो गया ना। हाँ ये तो ऑटोमेटिकली ऑडिट हो गए ना, ये तो ऑटोमेटिकली ऑडिट हो गया कि 5 करोड़ तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चोरी करने का मौका ही नहीं देंगे, ऑडिट की जरूरत ही नहीं और है, सारा बैंक और से बैंक से हो रहा है सारा कुछ। सारा कुछ बैंक से हो रहा है। अब वो मना ही नहीं कर सकता कि मैंने इतना नहीं कमाया। ये तो सिर्फ ऑडिट की बात थी ना, हम तो ये कह रहे थे ना। अब वो जैसे ही बैंक से काम करेगा सारे के सारे, उसकी बैंक स्टेटमेंट बोलेगी और बैंक स्टेटमेंट बोलेगी तो वो मना नहीं कर सकता कि तूने इतना कमाया नहीं है। और कमा लिया तो भाई पैसे दे जा, टैक्स दे जा, क्यों रोका हुआ है हमारा पैसा? मंशा सोचो उसके पीछे है क्या। लॉ नहीं पढ़ना हमने, सिर्फ रूलिंग नहीं पढ़नी, चीजें समझो कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, और क्योंकि ये चीजें तुम्हें सूनर और लेटर समझ में आ ही जाएंगी, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएंगी ना डिग्री भी नहीं मिलेगी आपकी आर्टिकलशिप में, ये चीजें पता लग जाएंगी आपको। अब आप जैसे ही करोगे ना ये काम, वहां पे लिखा हुआ होगा या फिर वहां कोई आपको ऐसे करने के लिए बोलेगा कि देखो इसको ऑडिट करते समय ये चेक करो, तो आपके दोस्त को अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको बताओगे पता तेरे को वहां पे अपने, हमने पढ़ा था ना सेक्शन 44AB कंपलसरी ऑडिट का, वो यही था। देख आज हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। समझ में आई बात? चीजों को समझो। अच्छा जी, तो ये हमने क्या नाम है पढ़ा। अच्छा क्योंकि मैंने आपको 44AD अभी तक नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने आपको ये भी नहीं बोला अभी तक फर्स्ट पॉइंट, और बाकी कुछ भी नहीं बोल रहा मैं आपको। वो देखना नहीं था ऑडिट वाला। सर ऑडिट वाले फादर लिख लो एक एक पॉइंट नहीं, ऐसे लिख लो कंपलसरी ऑडिट, ये लो सर वैसे ही कर दो, लिख लेंगे। हाँ ये लो ऐसे ही लिख लेते हैं ना। सेक्शन ऑडिट 480। कंपलसरी ऑडिट, अब यहाँ पे ये जगह खाली छोड़नी पड़ेगी क्योंकि और भी तो चीजें हैं ना। इन केस ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ प्रोफेशन। हाँ जी बोलो, बिजनेसमैन को कितना था? 1 करोड़। टर्नओवर मोर देन 1 करोड़, और ये टर्नओवर, ओ सॉरी टर्नओवर मोर देन ग्रॉस रिसीट होती है, ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 लाख। बस हो गया। बताओ क्या था इसमें लिखने लायक? और यहां पे एक बात और लिख लेता हूं, और टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इफ, अब इफ आ गया ना, जब इफ और बट आ जाता है, इफ कैश ट्रांजैक्शन, अब दोनों को ही मिला देता हूं, पेमेंट और रिसीट दोनों को ही मिला दिया मैंने। इफ कैश ट्रांजैक्शन is less than 5% of total transactions, ठीक है ना जी? तो
आप देख लो आपको कौन से वाला चाहिए, ये ऊपर वाला चाहिए या ये नीचे वाला चाहिए। या अगर आप प्रोफेशनल हो तो उसमें तो कोई शर्त है ही नहीं। ये नहीं लिखा था, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे जो और एरो बनने हैं ना वो नहीं लिखे। इसके लिए ज्यादा छोड़ता है क्या पेज? हाँ छोड़ दो, एक पेज काफी है। हाँ ये इसी में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें जी, चलें आगे। देखो वो घड़ी आ गई जिसका हमें था इंतजार। गाना भी था, ऐसा गाना सुना आपने? हाँ, क्या गाना है, चलो बताओ। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। आज जीना है या पता नहीं, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं आ रहा। मारना है तुझको या मर जाना है, ऐसे करके कुछ था गाना। अच्छा खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, वो फिर कभी देख लेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ गाने बजाऊंगा मैं। ओके, प्रेजम्पटिव इनकम क्या होता है? प्रेजम्पटिव इनकम क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं प्रिज्यूम करना, मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो भाड़ में गया ये प्रेजम्पटिव इनकम, मेरे को जरा जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। इधर मत देखना, मेरी तरफ देखो, प्रोजेक्टर नहीं देखना, हमें इधर देखना। एक बात बताओ, कौन सी सिचुएशन बेटर है कि मैं सभी बिजनेसमैन से थोड़ा थोड़ा टैक्स ले लूं, या फिर सिर्फ रतन टाटा और अंबानी को जाके बोलूं कि सर आप मेरे को इतना टैक्स दे दीजिए कि मैं देश चला सकूं? टाटा और अंबानी को पकड़ लूं है, और वो कहेंगे हाँ हमने तो देश का ठेका अकेले ही ले रखा है। सही बात है, लेकिन आपको लगता है उनके टैक्स को हम पूरा कर पाएंगे पूरे देश के लिए? आप एक बात बताओ ना, अगर मुझे फीस चाहिए, छोड़ो रतन टाटा और उसको छोड़ो, मैं ये कहता हूं कि मुझे है ना अकेली और अकेली आपको ही पढ़ाना है, और जितना मैं कमा सकता हूं मेरे सारे घर का खर्चा आप ही उठा लो ना। तो आप कहोगे सर मेरे साथ और लोगों को भी पढ़ा लो, लेकिन ऐसा मत करो, आपका खर्चा तो महीने का बहुत ज्यादा है, मैं हर महीने इतनी फीस कैसे दूंगी? मैंने आपको गोद थोड़ी ले लिया। आप ही ले लो। तो बात समझ में आई? इस सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे को सभी लोगों से टैक्स लेना था। अच्छा सभी लोग टैक्स देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं, 101% देना चाहते हैं। इवन हर बिजनेसमैन और हर प्रोफेशनल टैक्स देना चाहता है। पता है क्यों? इसलिए देना चाहता है क्योंकि हर बिजनेसमैन का एक ही सपना होता है, मेरा बिजनेस एक्सपैंड करे, और एक्सपेंशन के लिए अपने को चाहिए होती है कैपिटल, और कैपिटल की ही तो कड़की होती है। ये कैपिटल हम कहां से लेते हैं? बाय वे ऑफ लोन, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाते ही अपने को ना एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं, हाँ भाई पैसा तो ले लो, वापस कैसे करोगे? अरे सर मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने बोला अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो बहुत मेहनती हूं, बहुत अच्छा कमाता हूं। तो कहता अच्छा प्रूव कर। कैसे प्रूव करूं? कैसे प्रूव करूं? तो वो कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं अच्छा एक काम करो, आप बहुत टैक्स पे करते हो, और क्या नाम है, बहुत इनकम कमाते हो ना, तो बहुत टैक्स भी पे करते होगे, और बहुत टैक्स पे करते होगे तो हर साल आपको सर्टिफिकेट इशू होता होगा कि देखो आपने इतने का टैक्स पे किया है। तो वो टैक्स अगर आपकी टोटल इनकम का 30% है, मैक्सिमम कितना रेट है अपने पास? 30% है ना, 30% है, तो हम लगा सकते हैं कि आपका 100% कितना होगा। जैसे कि अगर आप मेरे को ये ला करके दे दो, बैंक वाला पता क्या कहता है? बैंक वाले कहते हैं आप हमें ना सिर्फ ये ला करके दे दो कि आपने इस साल 10 लाख रुपए का टैक्स पे किया। इफ 10 लाख रुपए इज 30% ऑफ सम अमाउंट, देन व्हाट वुड बी 100%? कितना होगा? बोलो बोलो। हाँ कितना होगा वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन ये अमाउंट कितना आएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आता है? बोलो। 333 मेरे ख्याल 3 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, है ना? तो आपके 3 करोड़ का लोन या 2 करोड़ का लोन कब सैंक्शन होगा? जब आप ये 10 लाख रुपए की,
हाँ, if it is 30% then what would be 100%? जितना भी आएगा, कितना है? 33 लाख 3 करोड़ 33 लाख आएगा ना। 33 लाख 33,000 हाँ लाख नहीं करोड़ करोड़ 10 लाख है ना। तो दस उसका लाख। 100% निकालना है। 10 लाख का 100% तो मुझे दिखाई दे रहा है 1 करोड़ बनता है। उस डिवाइडेड बाय 30 कर दो। क्यों दूसरी कैलकुलेशन में अच्छा, what है? 10 लाख 30% है। अच्छा, 10 लाख 30% है। छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि वो उससे एस्टिमेट लगा सकते हैं, ये बात मानते हो? अब वो हमें लोन देने से मना नहीं करेंगे जितने का हम मान रहे हैं। यस सर। तो ये कब होगा? जब हर एक छोटा मोटा हर पर्सन जो कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है वो बैंक में जाएगा तो उससे यही चीज बोलेंगे कि लाओ अपनी ITR लेके आओ, लास्ट ईयर की सर्टिफिकेट लेके आओ कि आपने इतना टैक्स पे किया। और यही कारण है कि अंबानी और अडानी कभी भी पीछे नहीं होते। शाहरुख खान कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने कम टैक्स पे कर लूं, वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स दिखाना चाहते हैं अपना। कारण वो कहते हैं लोग हमारे साथ जुड़े। एक कंपनी है, अगर इन्वेस्टर को ये कहती है, मतलब तुम लोग, तुम्हारी भाषा में बताऊं, मान लो तुम एक अकड़बाज इंसान हो। अकड़बाज इंसान समझते हो ना, अकड़ू। तो तुम अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए दूसरों को क्या कहते हो? अबे जा ना, इतना तो मैं छोड़ देता हूं जितना तू खाता है ना। ठीक ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सर इतना तो मेरा टैक्स ही बनता है मेरी इनकम के ऊपर, जितना मैं आपसे लोन मांग रहा हूं इतने का तो मैं टैक्स ही पे कर देता हूं हर साल। ये मतलब होता है इसका, इतने का तो मैं टैक्स ही पे कर देता हूं, यानी कि वो तो मेरी अमाउंट का सिर्फ 30% है या 10% है या 20% है, जिस भी रेट में मैं आ रहा हूं। बिजनेसमैन का तो ठीक है, उनको लोन लेना होता है, लेकिन जैसे कि सेलिब्रिटीज वगैरह वो बहुत ज्यादा टैक्स क्यों दे रहे हैं? प्रोफेशनल्स हैं, ओके, प्रोफेशनल्स है ना, वो भी तो इसी हेड में आएंगे। उनको लोन लेने की जरूरत क्या है? उनको लोन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फाइनेंसर वगैरह की बात कर रहा हूं। 50 लाख से वो बन सकती है इसलिए आप सिर्फ आर्टिस्ट को मत देखिए, प्रोफेशनल्स में बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए बढ़िया सा अपना ऑफिस बनाना चाहता है, पैसा नहीं है उसके पास, गरीब है बेचारा। अच्छा जी, तो खैर ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि बढ़िया है कि सब लोगों से टैक्स लिया जाए और सब लोग टैक्स देना भी चाहते हैं। अच्छा, तो ना अब इसके लिए ना एक सेक्शन आया, लेकिन ना ये लोग छोटे जो दूसरे लोग होते हैं ना, सभी लोग टैक्स नहीं दे पाते हाई रेट्स की वजह से। हाई रेट्स की वजह से कहते 30% कौन देगा, यानी कि जितना हमने कमाया उसका 30% तो टैक्स ही चला जाएगा। अगर मैं स्लैब रेट फाइनल वाली में आ रहा हूं तो सर मैं तो टैक्स नहीं पे करना चाहता। तो ये डीमोटिवेट, ये टैक्स पे तो करना चाह रहे हैं लेकिन डीमोटिवेट हो रहे हैं टैक्स के हायर रेट से। अगर हम इनके लिए एक ऐसा सेक्शन बना दें कि जिसमें कि हम इनसे नॉमिनल सा चार्ज लें, और ये जीएसटी के अंदर भी है, कंपोजिशन स्कीम में, इनकम टैक्स में भी है, हर जगह है। तो हमने ना इनके लिए एक स्कीम निकाली। हमने कहा हम ना आपसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेंगे। ये तो खुश हो गया, अच्छा आप मेरे से बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगोगे? हाँ, हम आपसे कोई टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाएंगे, और खुश हो गया। अरे वाह, बढ़िया है ये तो फिर सर बताओ मुझे करना क्या होगा? कहते आपको टैक्स पे करना होगा और हम आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे जिसमें कि हम आपके एक्सपेंस को 92% मानेंगे और 8% इनकम मानेंगे। ये बात समझ में आई तुम्हारे को? एक बिजनेसमैन को जाकर के बोलना, एक बिजनेसमैन के एक्सपेंस कितने होते हैं उसकी इनकम के अगेंस्ट। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है मालूम है? समझ में आई मेरी बात? कि वो ये कह रहे हैं कि ये रहा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम तुमसे नहीं पूछेंगे। अपना फायदा नहीं कर रहे होंगे, मैं तेरे को बताता हूं ना, सबका ही फायदा कर रहे हो। 8% का टैक्स देगा। देखो वो कहते हैं हम आपसे नहीं पूछेंगे आपने कहां खर्च किया और कितना कमाया, हम आपकी सेल्स का 92% एक्सपेंस मान लेंगे। और आपकी इनकम कितनी हो गई फिर? 8% हो गई। और ये तो केवल इनकम है। अब इस 8% के ऊपर टैक्स पे कर देना। यानी कि मान लो मैंने 1 करोड़ की सेल की, 92 लाख के मेरे एक्सपेंस हो गए और 8 लाख की मेरी इनकम। जबकि सच्चाई पता है क्या थी? ये माना गया है
जबकि सच्चाई पता है क्या थी, 1 करोड़ था और यहाँ पे ये जो मेरे एक्सपेंस थे ना वो 20% थे और मेरी 80% की इनकम थी। सोचो कितना बड़ा बेनिफिट मिल गया मेरे को, 80% की इनकम को 8% पे ले आया। यानी कि अगर मेरे को 80 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता तो कितना हैवी बनता, अभी किस पे देना पड़ रहा है, 8 लाख पे देना पड़ रहा है। इज इट बेनिफिशियल फॉर बिजनेसमैन? किसके लिए? देखो अब इसका भी लालच जाग गया। किसके लिए? पापा बिजनेसमैन है, वैसे पूछ रहा हूँ, पापा बिजनेसमैन है, आज ही जाके स्कीम बता दूंगी पापा को। वो आप बता रहे थे ना ऑडिट वाला, वो भी मैं बताता हूँ। ये बात समझ में आई कि हम करने क्या वाले हैं? ये बात समझ में आई कि टैक्स बेनिफिट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये बताओ मेरे को, है ना, चीजें समझानी है तुम्हारे को, मेरे को पेपर क्लियर नहीं कराना, सिर्फ मेरे को चीजें समझानी है ताकि एक्चुअल लाइफ में भी उसका रेलेवेंस तुम्हें पता लगे। क्या ये पता लग रहा है कि एक बेनिफिट है कि 8 लाख की इनकम मानी जा रही है जबकि थी 80 लाख रुपए की? और कितनी भी कम हो, मैं कह रहा हूं चलो यहाँ पे 20% नहीं है तो 70 होगा, तब भी यहाँ पे 30% होगा, तब भी यहाँ पे कुछ और अमाउंट आएगा, तब भी बेनिफिट है कि नहीं है? है सर, हर केस में है। क्योंकि ऐसा बिजनेस जो सिर्फ 8% की इनकम कमाता हो, हम उस बिजनेस को ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा तो एफडी में ही मिल जाता है अपने को। समझ में आई बात? समझ में? प्रोफेशनल वालों के लिए है ना बस? नहीं, बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन, हाँ सबके लिए। फिर यही सही है, तो ऐसा नहीं कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अभी मैं कंडीशंस बताऊंगा। कोई भी कभी भी आके आप मेन बात तो बता नहीं रहे हो। मेन बात नहीं बता रहे हो, अभी तो लड्डू खिला रहे हो आप। तो मैं दिखा, अभी तुम्हें रेलेवेंस पता लग गया। तो फिर अपने ही अब देखो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ ना, अब इस सेक्शन के साथ दिल लगेगा, अब इस सेक्शन के साथ में दिल लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि ये क्या है, बताओ बताओ, स्कीम बताओ। स्कीम ये है, एलिजिबल पर्सन कौन है? कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन एलएलपी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। एलिजिबल पर्सन को पढ़ लेते हैं पहले। या फिर एक ऐसा पर्सन, एसएससी हैज नॉट क्लेम्ड एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। डिडक्शन कौन सी नहीं क्लेम कर सकता वो? 80 एचएच की और 80 आरआरबी की। कोई बात नहीं, 2 डिडक्शन जो छोड़नी है ना, छोड़ देंगे। और ना ही वो एग्जम्पशंस क्लेम कर रहा हो इस चैप्टर की, इनकी, इन सेक्शंस की एग्जम्पशन भी नहीं क्लेम करनी। सर इनमें पता नहीं क्या होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आपका नुकसान हो जाए, मेरे पे विश्वास रखो। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आपका नुकसान हो जाए और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, और इतना नुकसान हो जाए कि जितना कि फायदा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है इन सेक्शंस के अंदर। तो ये पर्सन कौन है? एक रेजिडेंट है, इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन एलएलपी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये एलिजिबल नहीं है इस डिडक्शन के लिए, यानी कि ये वाले फायदे लोगे तो वो वाले फायदे आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा पर्सन, इसका एलिजिबल पर्सन जो है ना, इसका जो बिजनेस है ना, वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं आना चाहिए। नेगेटिव लिस्ट क्या है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और चौथा, इसकी टर्नओवर है ना 2 करोड़ को एक्सीड ना करती हो। लो जी, बच गया बैंड। ये है मेन। 2 करोड़ से आ गया ना। रतन टाटा के लिए है क्या ये किसके लिए है? रतन टाटा तो वैसे ही टैक्स देकर के तैयार। स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के लिए, बीड़ी वाला, पान वाला, ग्रोसरी शॉप वाला, छोटे छोटे लोग जो टैक्स से बचते हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, हम क्यों टैक्स दें, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो हमने कहा टेंशन मत लो, तुमसे थोड़ा सा टैक्स लेंगे, 2 करोड़ के अंदर हो ना तुम, हाँ ठीक है, तुम भी टैक्स दो, नॉमिनल अमाउंट पे दो। ठीक है जी। ज्यादा टैक्स पे कर देगा फिर तो। देखो ये नॉर्मली अगर चलते तो इनको टैक्स देना पड़ता। नॉर्मली अगर 8% फिक्स्ड है। नॉर्मली 8% चलता सर तो कम टैक्स पे करता, वो 2 करोड़ की लिमिट डाल। कैसे? कैसे? आप एक बात बताओ, 2 करोड़ के अंदर है ये, दिखाएगा ही नहीं फिर तो। लो ना, 1 करोड़ 99 लाख था। क्या ये प्रिजम्पटिव इनकम के लिए एप्लीकेबल है? यस। हाँ है। अच्छा, जरा अब मेरे को ये P&L देखना और बताना, यहाँ पे 1 करोड़ 99 लाख अगर लिखा है तो इसका 8% निकालना जल्दी से। 1 करोड़ 99 लाख का 1 करोड़ 99 लाख का 8% निकालो। चलो 2 करोड़ का निकाल दो, 2 करोड़ का 8% निकाल दो। 2 करोड़ का 16 लाख हो गया ना। मैं मोटा मोटा 15 लाख मान लेता हूं।
उस पर सर लो। 15,92,000 वट मैंने मोटा मोटा नेट प्रॉफिट इसका कितना मान लिया, हाँ, 15 लाख। क्या लगता है जब ये 2 करोड़ की टर्नओवर करता है तो सिर्फ 15 लाख ही कमाता होगा? है ऐसा? बिजनेसमैन सर 50-50 में खेलते हैं ये लोग। हाँ, हाँ 50 50-50 में खेलते हैं। कहाँ हो आप? वो तो ठीक है, अब यहाँ डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। इससे बढ़िया फिर दिखाएंगे ही नहीं इस सेक्शन में एकदम। हाँ, इस सेक्शन में मत दिखाओ। अगर आप डिडक्शंस वगैरह लेना चाहते हो, कौन से सेक्शन की? 80H की और RRB की। मैंने नहीं मना किया आपको कि आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 80D कहीं लिखा है? नहीं लिखा। 80G कहीं लिखा है? नहीं लिखा। मैंने आपको सिर्फ ये 2 डिडक्शंस मना की हैं, सिर्फ 2 डिडक्शंस मना की हैं बस, और नहीं मना की। तो क्या आपको लगता है 15 लाख होगा? नहीं सर। और जो ये 15 लाख आया है इस पे टैक्स स्लैब के हिसाब से देंगे तो? हाँ हाँ, वो स्लैब के हिसाब से ही देंगे। लेकिन पहले ये समझ में आ गया कि 2 करोड़ के ऊपर यहां पे बेनिफिट है। अगर आप 2 करोड़ के अंदर हैं तो बेनिफिट है। ओके सर, यहां तक समझ में आ गया। नेगेटिव लिस्ट, कौन कौन लोग यहां पे एप्लीकेबल नहीं है? नहीं है एप्लीकेबल जो पर्सन एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है रेफर्ड अंडर 44AA, यानी कि तुम लोगों का पत्ता तो हो गया साफ। अरे तुम तो प्रेजम्पटिव इनकम के अंदर आती, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल ही बनोगे। अच्छा, पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन या ब्रोकरेज, यानी कि जो असल में स्टॉकिस्ट नहीं है। जो कमीशन ब्रोकरेज मेन बिजनेस का रिस्क क्या है? स्टॉक रखना और बेचना। तुम तो कमीशन एजेंट की तरह सिर्फ काम कर रहे हो, तो तुम बिजनेसमैन थोड़ी हो। और अगर हो भी तो ये प्रेजेंटिव स्कीम तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा जी, सी, पर्सन कैरिंग ऑन एन एजेंसी बिजनेस, वो भी वही है, उसके जैसा ही, ठीक है। और पर्सन जो कि 44AE में आ रहा है, 44AE का बेनिफिट लेगा तो AD का क्यों लेने देंगे? क्योंकि 44AE भी अपने आप में प्रेजेंटिव इनकम है, तो 2 प्रेजेंटिव इनकम का सेक्शन थोड़ी ना दे सकते हैं। तो ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं आना चाहिए। हमने क्या कर दिया सर? इसको प्रोहिबिट कर दिया। इन लोगों को हम यहां घुसने नहीं देंगे इस स्कीम के अंदर, ठीक है। अब इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 8% ऑफ व्हाट? टर्नओवर। अभी मैंने बताया तुम्हारे को। सुनो सुनो सुनो, अब इस 8 को भी 6% कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। हाउएवर इनकम 6%, इनकम कितनी मानी जाएगी? 6% ऑफ टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट का, फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय अकाउंट, पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि नेट बैंकिंग अगर आपने यूज करी है ना, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं, वो क्या नाम है, बैंक से किए हैं, कैश का एक दिन लगा। कैश का किया नहीं है, तो गुरुजी आपके लिए ये 8 को भी मैं 6% मान लूंगा, ठीक है जी। अच्छा, और सुनो मजे की बात आगे। अब एक बात बताओ, आपका जमीर क्या गवाही देता है? अगर ऑलरेडी वहां पे 92% के एक्सपेंडिचर मान लिए गए हैं, तो क्या इसको और भी एक्सपेंडिचर माइनस करने देने चाहिए? नहीं सर, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसा तुम्हारा मन कहता है ना, वैसा ही यहां पे लिखा हुआ है। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 से 38। ये किसकी है? एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, यानी कि एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड। आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर से हमें कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि हम ही आपको 92% मान चुके हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं क्या? नहीं करने। ऑडिट करवाने हैं क्या? नहीं करवाने। चैप्टर 6 की डिडक्शंस मिलेंगी क्या? हाँ मिलेंगी। अब बोलो सर, बेनिफिशियल है क्या? सुनो ध्यान से। नहीं, मैंने सिर्फ 2 डिडक्शंस को रोका है। आपके नेट प्रॉफिट आए सर 8 लाख रुपए, 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से आपके 1 करोड़ की वो हुई, 8 लाख रुपए आए, ठीक है सर। अब डिडक्शन के अंदर आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, कितना? 40,000 रुपीज का। 80D के अंदर अलाउड है। आपने प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई पैसा डाला हुआ 1.5 लाख तक, ये भी अलाउड है। लेकिन लिमिट तो पूरी फिर 1.5 लाख की आएगी। हाँ, 1.5 लाख की आएगी ना,
नहीं 80C की लिमिट है ना प्रोविडेंट फंड के लिए। टोटल जब मिलाएंगे किसको मिलाओगे? सबको, जो 40,000 पे 1.5 लाख। नहीं जी, 80C की लिमिट है 1.5 लाख, 80D की अपनी अलग लिमिट है, क्लेम दोनों कर सकते हो। ये मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए है और ये प्रोविडेंट फंड के लिए। मतलब प्रोविडेंट फंड का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। 80C तो बहुत कुछ कहता है। मैं एक चीज, क्योंकि आपने सैलरी चैप्टर पढ़ रखा है मेरे साथ अभी तक, इसलिए मैं इसको प्रोविडेंट फंड को ही ले रहा हूं। तो हम क्या कहते हैं, आपके ये 40,000 भी हो गए, आपके ये 1.5 लाख भी हो गए, अलाउड है। अब इस 8 लाख में से ये दोनों एक्सपेंडिचर माइनस करो, अमाउंट और कम हो गया, अब टैक्स पे करो। और सिर्फ 2 डिडक्शंस रोकी हैं, बाकी कोई नहीं रोकी। अगर आप एलिजिबल हो उन डिडक्शंस को लेने के लिए, लो ना, कौन मना कर रहा है? मैं तो कहता हूं करते 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 इतनी डिडक्शन कर लो कि ये 8 लाख भी तुम्हारा कितना आ जाए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आ जाए। बेसिक कितनी है? कोई 2.5 लाख सर अपने टोटल टर्नओवर देखा 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2.5 से 5 लाख। 2.5 से 5 लाख नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं ली थी क्या? तो सर ऐसे कुछ मैं आया था ना प्रॉपर्टी। अच्छा चलो सुनो, ना आप सुनो, 5 लाख का कितना? आप सुनो सुनो सुनो, छोड़ो, मुझे लग रहा है सिलेक्टेड पड़ा। मेरी बात सुनो। अब क्या कहता है जी, एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स के कुछ प्रोविजन होते हैं, उसमें जो लास्ट डेट होती है ना एडवांस टैक्स पे करने की, वो होती है 15 मार्च। 31 मार्च आपका ईयर एंड होता है, 15 मार्च को आपकी लास्ट डेट होती है जी। ठीक है जी। तो क्या कहता है, ही इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इन 1 इंस्टॉलमेंट। 1 इंस्टॉलमेंट नहीं, इसको लमसम अमाउंट बोलना चाहिए। इंस्टॉलमेंट का मतलब तो इंस्टॉलमेंट्स होती है ना, तो इसको तो तुम लमसम 1 शॉट लिख लो इसको। तो पूरा टैक्स वेरी मतलब हाँ, तो आपको ना, मतलब अगर आपसे थोड़ा सा टैक्स ले रहे हैं तो हमें पहले ही दे देना। अच्छा, अब कहता है कि ना डेप्रीसिएशन अलाउड होगा क्या? बताओ, अब तुम्हारी इच्छा क्या कहती है? सर डेप्रीसिएशन 32 के अंदर आता है, आपने मना कर दिया 30 से 38 सारे के सारे नॉट अलाउड। तो ये क्या राजा बाबू है? तो डेप्रीसिएशन अपने आप डिडक्टेड मान लिया जाएगा। अब सुनना मेरी बात, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। एक बात बताओ, हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी 4 लाख रुपए की, हम प्रेजम्पटिव इनकम के अंदर आ गए। नेक्स्ट ईयर हमने ना प्रेजम्पटिव इनकम से बाहर हो गए, 2 करोड़ से ऊपर चले गए होंगे, अब हम बढ़िया बिजनेसमैन बन गए। तो हमारे लिए स्कीम नहीं है, अब हमें जनरल तरीके से बेचनी पड़ेगी, मतलब जनरल तरीके से क्या नाम है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब ये बात बताओ, मेरे को डेप्रीसिएशन जो लगाना है नेक्स्ट ईयर, इसके ऊपर लगाऊंगा या फिर जो वैल्यू 15% अगर प्लांट एंड मशीनरी है माइनस करके फिर उस वैल्यू के ऊपर लगाऊंगा? 4 लाख पे लगाऊंगा। नालायक हो तुम, 4 लाख पे नहीं लगाऊंगा। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे 30 से लेकर के 38 तक के जितने भी खर्चे हैं ना, ये अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन इसको अपनी बुक में लिख लेना, डीम्ड रिडीम्ड लिख दिया, बताओ डीम्ड टू बी। सर डी हटाओ। हे भगवान, मैं कितना डीम्ड टू बी अलाउड, ये है इसका मतलब कि हम मान लेंगे आपको दिए जा चुके हैं। तो सेक्शन 32 भी दिया जा चुका है, और सेक्शन 32 अगर दिया जा चुका है तो आप जब नेक्स्ट ईयर 4 लाख में से आप माइनस करेंगे, 15% माइनस करो, जल्दी से जल्दी बताओ मेरे को कितना आता है? 60,000। तो आप अगले साल किस पे लेंगे डेप्रीसिएशन? 3,40,000 पे, ये एलिजिबल इसके ऊपर। ठीक है जी, सारे पॉइंट मैंने बता दिए, सारे पॉइंट आपके सामने है। कुछ पूछना है तो दोबारा पूछ लो, ये इससे शॉर्ट नहीं हो सकता दीदी। वो क्या क्या करना था उसका? लो फोटो ले ले, नहीं लग जाके अच्छे से लियो।
बीच में आके ले लो बीच में करके क्या कह रही है, अच्छी सी फोटो लियो, गोरी गोरी ये क्या बात हुई? नेगेटिव बेस का ना डी वाला पॉइंट है वो बता दो, बिजनेस ऑफ क्लाइंट हायरिंग अमेजिंग दिखाओ। नहीं वो नहीं बताऊंगा, वो वाला पॉइंट तो अपने आप में एक नया सेक्शन है। अच्छा फिर ठीक है। कहने का मतलब जिसको उस सेक्शन में लिया गया उसको इस सेक्शन में नहीं आने देंगे। और सर ये एजेंसी बिजनेस है हमारी तो है कि तो हम इसको क्यों एक्सक्लूड करें? नहीं होते, एजेंसी बिजनेस के अंदर क्या होता है, किसी और के भी हक कमीशन एजेंट वगैरह होते हैं ना। अच्छा जी सुनो, देखो अब इसके है ना क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे है ना हमारा काम अभी और बाकी है। सेक्शन 44 एडी 4 भी है। एडी का ऊपर है सर। हाँ एडी 4 है भी हमारे पास में, इसके इसके हाँ ठीक है ये क्या है सर? वो तो एडी था, ये एडी 4 है। सर नेक्स्ट नंबर आता है। ये पीडीएफ भेज देना ग्रुप पर सर एक बार इसको भेज दो पर्सनली। अच्छा सुनो, चुप कर जाओ चुप कर जाओ चुप कर जाओ चुप कर जाओ चुप कर जाओ। ये सेक्शन तुमने पूरा कर लिया, आज मैं इसके आगे नहीं करा। थैंक यू सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आइए सर सर सर